क्या हो गया तुम लोग को? चलो, ट्रांसजेनिक एनिमल देख रहे हैं हम लोग, है ना। इसके पहले क्या पढ़ाए थे बताओ तो थोड़ा सा। टॉपिक क्या था? जीन थेरेपी था ना। तो जीन थेरेपी के अंदर आता है ना वो टॉपिक, लिम्फोसाइट, वो जीन थेरेपी के अंदर आता है। मेन टॉपिक मेरा जीन थेरेपी है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, ट्रांसजेनिक एनिमल पढ़ेंगे आज, ठीक है। हाँ सर, जीन थेरेपी में नहीं है सर, ये अगला टॉपिक है। अरे ये सीवेज ट्रीटमेंट निकाल के क्यों रखी है? इस चैप्टर का नहीं है ये, इसी का तो है, ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब क्या होता है? ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कर लिए बाबू, कि जैसे प्लांट में किए, कुछ एनिमल में किए, कि उससे क्या हुआ हमारा बेनिफिट। ऑल अबाउट क्यों कर रहे हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, क्यों कर रहे हैं? बेनिफिट के लिए। कि हमारा मान लिया जाए कि एक पेड़ में केवल कल तक आम फलता था, लेकिन हमको चाहिए कि उसी मतलब पेड़ में हमारा लीची भी फले, तो ये हमारा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये भी है कि मान लिया जाए तुम सोचे कि सर लीची के अंदर बहुत बड़ा दाना निकल जाता है खाने के बाद, अगर वो दाना नहीं रहता सर तो बहुत अच्छा होता। तो अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी करके उस लीची के दाना को क्या करें, हटा दे, है ना, तो वो भी हमारा क्या होगा, बेनिफिट होगा। दूसरा, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि किसी को डायबिटीज मेलाइटिस हो जा रहा था। डायबिटीज मेलाइटिस मतलब शुगर का डिजीज ना। उसमें क्या हो रहा था कि किसी भी आदमी में इंसुलिन नहीं बनता है, जिसमें मोटापा आ जाता है उसमें इंसुलिन बनना थोड़ा कम हो जाता है। तो जब वो खाना खाता है तो उसके बॉडी में शुगर लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग क्या किए कि उसका जीन को निकाल के, जो क्या बनाता है, इंसुलिन, उसका जीन को बाहर निकाल करके उससे दवाई बना लिए। बाहर में इंसुलिन बनाए और इंसुलिन रोज उसको क्या देते हैं हम लोग, इंजेक्शन से देते हैं। इससे क्या हुआ, आदमी ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा, शुगर से बच जाएगा। ये भी हमारा बेनिफिट का काम था। जीन थेरेपी, जिसमें किसी लड़की को हो गया था बीमारी, क्या हो गया, स्कीड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज हो गया था। अगर वो डिजीज रहेगा तो बच्चा जो होता है 2 साल के अंदर मर जाता है। तो अगर हम लोग एम्ब्रायनिक स्टेज में बायोटेक्नोलॉजी से उसका जीन को चेंज कर दिए तो उससे वो लड़की बच जाएगी या वो बच्चा बच जाएगा। अब तो ये भी बेनिफिट का हमारा हुआ, बहुत सारा बेनिफिट का। इसी तरह बात है हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे इसमें हुआ क्या कि ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या होता था कि हम लोग ना इसको बहुत सारे पर्पस के लिए यूज करते थे। मान लीजिए कि तुम कोई दवा बनाए, मान लिया जाए कि तुम कोई दवा बनाए, अब वो दवा को तुम डायरेक्ट किसी आदमी पे तो यूज नहीं कर सकते हो। अगर वो दवा पॉइजनस निकल गया तो आदमी तो मर जाएगा, मरेगा ही नहीं मरेगा। और हम लोग इस तरह किसी आदमी को तो मार नहीं सकते हैं, वो अलाउ नहीं करेगा। तुम्ही को बोला जाए कि सुनो ना, आज हम दवा बनाए हैं, हमको पता नहीं है कि जहरीला है कि नहीं है, तुम खा के थोड़ा सा टेस्ट कर दो, करोगे? नहीं सर, कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए क्या किया गया कि एनिमल लिया गया, कुछ ट्रायल एनिमल यूज किया गया, है ना। उसमें सबसे ज्यादा बेचारा फंसता कौन है, चूहा, ठीक है। आज तक एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा जो फंसा है वो बेचारा चूहा मराया है, ठीक है। कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है चूहा को पकड़ लिया जाता है। अच्छा, चूहा को क्यों पकड़ा जाता है, किसी को पता है? हर बार जितना भी एक्सपेरिमेंट होता है बाबू, उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम 99% क्या होता है, हम लोग चूहा को लेते हैं और चूहा में दवाई को डाल के देखते हैं, या भी जो भी एक्सपेरिमेंट करना होता है मैक्सिमम चूहा में करते हैं। क्यों, क्या बताओ, दिमाग लगाओ, क्यों चूहा ही क्यों? पहला, चूहा क्या है, मैमल्स है, क्या है, मैमल्स है, पहला नंबर।
कि जो आदमी के अंदर फिजियोलॉजी चलता है वही किसके अंदर चलता है, चूहा के अंदर, क्योंकि वो भी एक मैमल्स है। दूसरा, उसका रिप्रोडक्शन बहुत हाई है, बहुत जल्दी उसका पॉपुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है, आज हम लोग 4 को मारे, फिर कल 10 जन्म ले लेगा वो लोग। ठीक है, तो यानी कि ये हुआ कि अगर हम लोग उसको मारे तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा, और उसको मारना भी जरूरी है कभी कभी, नहीं तो उसका पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उसके लिए क्या होता है, दिक्कत होता है। एक बार बीमारी आया था ना, प्लेग। प्लेग किससे होता है, चूहा से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि ट्रांसजेनिक एनिमल में वही बताया कि बहुत सादा, जैसे सबसे पहला दवाई को यूज करने के लिए एनिमल को चूज किए हम लोग। दूसरा कि जैसे मान ली तुम्हारे घर में गाय है, गाय से क्या मिलता है, दूध मिलता है, और दूध में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो पहले मान लिया जाए कि तुम्हारा प्रोटीन 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 1 लीटर दूध में। अब हमको चाहिए कि नहीं सर, हम जो दूध पी रहे हैं गाय का, उससे प्रोटीनेसिस मतलब हमारा जो न्यूट्रिशन का कमी है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। 1 लीटर के जगह हमको कितना पीना पड़ता है, 5 लीटर। तो अगर हम लोग कुछ ऐसा करें कि उस 1 लीटर में प्रोटीन का मात्रा क्या हो, बढ़ जाए, तो हमको 5 लीटर नहीं पीना पड़ेगा। 1 लीटर सुबह दूध पिएंगे, उसी से पूरा काम बन जाएगा, सारा का सारा प्रोटीन उससे मिल जाएगा। तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, गाय के जीन में ऐसा करे कि उससे क्या हो, उसका दूध का प्रोटीन बढ़ जाए। ठीक है, और बहुत सारा किया गया, तुम्हारा बकरी में भी किया गया, कुछ का दवाई ऐसा यूज किया गया जिससे तुम्हारा इम्फाइसिमा वगैरह का यूज करने के लिए, ट्रीट करने। इम्फाइसिमा पता है तुम लोग को, इम्फाइसिमा पता है क्या होता है, किसी को नहीं पता? सिगरेट स्मोकिंग सुने हो, सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, क्या होता है, अस्थमा नहीं होता बाबू। अस्थमा बहुत बाद का कॉम्प्लिकेशन है। अगर कोई सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है तो उसका लंग्स का जो सेल होता है वो टूटना शुरू हो जाता है, क्या होता है, टूटने लगता है, और वो जो लंग्स का सेल टूटने लगता है और पूरा काला हो जाता है। जब किसी का डेड बॉडी आता है ना, तो जब हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं उसको, तो अगर वो सिगरेट स्मोकिंग था आदमी, वो अगर सिगरेट पीता रहेगा तो उसका जो लंग्स निकलता है वो पूरा काला निकलता है, पूरा काला। ठीक है, और जो एक नॉर्मल आदमी होता है जो कभी सिगरेट उगरेट नहीं पिया है, उसका जो निकलेगा वो तुम्हारा हल्का व्हाइटिश और पिंक कलर का पूरा रहेगा, उसका जो लंग्स रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम लोग पता कर लेते हैं लंग्स को देख करके कि ये सिगरेट पीता था या नहीं पीता था। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल में लिखो तुम लोग, क्या बोर्ड पे लिखवाते रहो, ऐसे टाइम जाएगा ज्यादा। लिख लोगे, बोले पहले ये हेडिंग लिखो, ट्रांसजेनिक एनिमल। ये सब थ्योरी है, बस केवल इसको याद रखना है। हेडिंग लिखो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस हम लोग एक बार पढ़ लिए है ना, एलाइजा, पीसीआर वगैरह। जो इसके बाद जो एक टॉपिक है छोटा सा, उसमें एलाइजा वगैरह बता चुके हैं हम। ठीक है, इसके पहले है, मतलब जीन थेरेपी के बाद है। ठीक है, आगे कहां जा रही है, पीछे करो, देखो नीचे है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, उसमें एलाइजा है और पीसीआर है। चलो देखो, ट्रांसजेनिक एनिमल लिखो, ट्रांसजेनिक रैट्स कॉमा पिग्स कॉमा सीप, लिखो नीचे ट्रांसजेनिक रैट, ठीक है, पिग, सब कॉमा देते जाना, सीप, कॉस, ठीक है, कॉ मतलब गाय, फीस, हैव बीन प्रोड्यूसेस, ठीक है, cow, fish have been produced। अब नीचे अगला लाइन लिखो, 95% of all existing 95% of all existing
ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ठीक है, हुआ? फिर से बोले, 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर माइस। मतलब कि 95 जितना भी ट्रांसजेनिक एनिमल किया गया है उसमें से 95% किसको किया गया है? माइस को, मांस को नहीं, माइस को। ठीक है, माइस मतलब चूहा। ठीक है, मांस को नहीं करना है ना। अब तुम्हारा कुछ है कि कॉमन रीजन टू produces transgenic एनिमल। लिखो ये हेडिंग, लिखो ये, हाँ नीचे लिखो, ब्लैक पेन से लिख दो इसको, गवाही देते हैं। देखो क्या रीजन था कि हमको ट्रांसजेनिक एनिमल को बनाना पड़ा, ट्रांसजेनिक किया गया एनिमल को। सबसे पहला कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट देखने के लिए कि हमारा बॉडी का नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट क्या है, इस एक चूहा को अगर पता करेंगे तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, और उससे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। मान ली किसी फिजियोलॉजी गड़बड़ाया हुआ है तो हम लोग चूहा में पहले चेक करेंगे, उसमें दवा को इंजेक्ट करके पता करेंगे कि इसमें फिजियोलॉजी नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, तब किस में डालेंगे? आदमी में डालेंगे, अगर चूहा नहीं मरा तब। दूसरा क्या है? स्टडी ऑफ ए डिजीज। मान लिया जाए किसी आदमी को कैंसर होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस या अल्जाइमर, इस टाइप का कोई भयानक डिजीज होता है, तो वो पहले डिजीज हम लोग देखते हैं कि कैसे हो रहा। मान लीजिए कि कोई अल्जाइमर हुआ है या फिर तुम्हारा क्या हुआ है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या कैंसर हुआ है, तो कैसे हुआ होगा आदमी में, ये हम लोग कैसे पता करेंगे? एनिमल से। चूहा में करवा के देखेंगे कि अच्छा अगर ये इंजेक्ट किए तो इससे कैंसर हो जाता है। अच्छा उसको ठीक कैसे करेंगे? तो पहले चूहा में दवा डालेंगे, और चूहा अगर ठीक हो गया उस दवा से तो फिर उस दवा को किसको देंगे? आदमी में दे देंगे, क्योंकि चूहा अगर ठीक हो गया तो आदमी भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये सब पता है बाबू तुमको। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या डिजीज होता है? अल्जाइमर। अल्जाइमर बोलते हैं भूलने की बीमारी। क्या होता है? भूलने की बीमारी। ये अक्सर क्या होता है? बुढ़ापा में होता है। लोग अपना नाम या किसी घर वाले सबको भूलने लगता है धीरे धीरे, मेमोरीज होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है इसमें, है ना। दूसरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम जो है बाबू, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनता है, तो अपना ही इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, और तुम्हारा क्या होगा कि ये जो इतना भी जोड़ा है, ये सब जहां जहां ज्वाइंट है वहां दर्द देने लगेगा बहुत ज्यादा। तुम खड़ा नहीं हो पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, सारा का सारा ज्वाइंट दर्द करेगा। जितना भी है, उंगली से लेकर के पूरा जितना बड़ा बड़ा ज्वाइंट है, हर ज्वाइंट में दर्द होगा तुमको। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वही तुम्हारा डिजीज है तुम्हारा, इसमें न्यूरॉन से रिलेटेड
कैंसर तो पता ही है सबको, ठीक है, कैंसर कहीं भी हो सकता है। तो ये था तुम्हारा 2। और लिखवाते, तीसरा लिखो, ये लिख लिए दोनों। अगला है तुम्हारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में लिखो ह्यूमन प्रोटीन। ये सब एकदम केवल ये है, थ्योरी है। हाँ, ये हम जो कॉमन लिखवा रहे हैं ना, बस ये केवल पॉइंट आएगा लिखने के लिए कि क्या क्या कॉमन रीजन था जिसके कारण तुम्हारा ट्रांसजेनिक एनिमल किया गया। तो पहला नॉर्मल फिजियोलॉजी उसका मेंटेन करने के लिए डेवलपमेंट, दूसरा डिजीज को स्टडी करने के लिए, ठीक है, और तीसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे पहला आता है ह्यूमन प्रोटीन, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। हाँ, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट, लिखो इसको, यूज्ड टू ट्रीट। कैसे क्वेश्चन आएगा हम बता देंगे, इससे क्वेश्चन भी दे देंगे हम। यूज टू ट्रीट एम्फाइसेमा। ह्यूमन में एक प्रोटीन डाला गया, मतलब जीन डाला गया जिससे एक प्रोटीन बनता था, और वो प्रोटीन का नाम क्या था? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। ये इस तरह का जो प्रोटीन बनता था वो किससे ट्रीट करता था? एम्फाइसेमा। जो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था तो उसको लंग्स का बीमारी हो जाता था, तो उस बीमारी को ट्रीट करता है कौन? ह्यूमन प्रोटीन, जिसका नाम क्या है? अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, है ना। चलो आगे इसके नीचे लिखो, इन 1997, इसको लिखने के बाद इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, लिखे, इन 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, नाम उसका था क्या? काउ का नाम था रोजी। क्या नाम था उस गाय का? रोजी, ठीक है। कोई है रोजी क्या? देखो ये बुक में लिखा है, हम जानबूझ के नहीं बोल रहे, ठीक है। हाँ, तो जो रोजी थी, क्या था? A first transgenic cow Roji produced a human protein, enriched, लिखे enriched मिल्क। मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करती थी उसमें क्या होता था? ह्यूमन प्रोटीन। और वो कितना होता था? लिखो 2.4 ग्राम, 2.4 ग्राम पर लीटर। लिखो उसको 2.4 ग्राम पर लीटर। हाँ, उसके बाद लिखो द ह्यूमन प्रोटीन। हाँ, इसी में द ह्यूमन प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, ये लिखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, लिखी। एंड न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड, न्यूट्रिशनली, न्यूट्रिशन पता है ना, नली, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट हो गया, न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट, ठीक है। अब चौथा नंबर लिखो, वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी का मतलब समझो, जैसे अभी कोरोना का वैक्सीन बना था तो वो डायरेक्ट ह्यूमन को दे दिया गया था क्या? जैसा ही बना वैसे नहीं, पहले ट्रायल चला था, पहले तुम्हारा माइस पे और बहुत सारे जैसे चमगादड़ वगैरह पे क्या चला था? ट्रायल चला था। ट्रायल चलने के बाद देखा उन लोग में सही हो रहा है और उन लोग में किसी तरह का रिएक्शन नहीं हो रहा है, उन लोग बच जा रहा है ना, और कोरोना भी ठीक हो जा रहा है, तब ये आदमी को देना शुरू हुआ। इसी तरह से हमारा जितना भी वैक्सीन है,
जितना वैक्सीन हम लोग लेते हैं, पोलियो का, बीसीजी का, रोटा वायरस, तुम्हारा HIV वायरस, BCG का, ठीक है, और तुम्हारा जितने भी हैं FIPV का, जितने भी वैक्सीन हैं, सारे वैक्सीन को पहले टेस्ट किया जाता है माइस में डाल करके। अगर उन लोग बच गया तब आदमी को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखो वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक माइस are used to test the safety of the पोलियो वैक्सीन। एक एग्जाम्पल है सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। आगे लिखो पांचवा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट था ना, पांचवा पॉइंट लिखो। 5 पे हम लोग क्या करते हैं, पांचवा में है तुम्हारा केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, पोलियो वैक्सीन हो गया, उसके बाद पांचवा पॉइंट लिखो केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग और टॉक्सिसिटी क्या, रिपीट करें, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग और टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग बोलते हैं, और सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल में, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या हुआ, 5 पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट सबको ही बोलो, याद होगा, क्योंकि यही 5 नंबर में आएगा तुम लोगों को लिखने के लिए। बस पॉइंट याद रह जाए, ये बड़ी बात है, इसी को लिखना है पॉइंट को बस। पहला क्या है, हाँ, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। दूसरा स्टडी ऑफ डिजीज, जैसे कौन कौन सा डिजीज, बस 2-4 एग्जांपल लिख देना, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस एंड तुम्हारा अल्जाइमर डिजीज। चलो ठीक है, इतना काफी, 2 भी याद रहा तो चलेगा। तीसरा, हाँ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, ह्यूमन प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको हम लोग कहां यूज करते हैं ट्रीट करने के लिए, एम्फाइसीमा, जो स्मोकिंग से, सिगरेट पीने से बीमारी होता है लंग्स में। और बताओ दूसरा, अरे इसी में कुछ लिखवाए थे, और हाँ, रोजी का वाला भूल गए, हाँ, रोजी काव में भी ट्रांसजेनिक किए थे हम लोग ना। उसमें क्या हुआ था कि हम उसमें लैक्टा एल्बुमिन जो था, एक प्रोटीन, ह्यूमन प्रोटीन होता है, उसको हम लोग बढ़ाए थे। कितना बढ़ाए थे, 2.4 ग्राम पर लीटर किए थे। पहले 1.2 के आसपास होता था, ठीक है, अब कितना होता है, 2.4 ग्राम पर लीटर में पाया जाता है। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, ये 1 नंबर में हमेशा पूछता है क्वेश्चन, मतलब मल्टीपल चॉइस में, कि रोजी कॉव जो थी उसमें कितना बढ़ाया गया था तुम्हारा, 2.4, और उस प्रोटीन का नाम क्या था, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, अलग अलग पढ़ना, लैक्ट एल्बुमिन याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद बाबू वैक्सीन सेफ्टी के लिए, उसके लिए सबसे पहले चूहा को किसके लिए यूज किया गया था, पोलियो वैक्सीन के लिए। पोलियो वैक्सीन जो तुम लोग को पिलाया जाता था बचपन में, 2 बूंद जिंदगी के लिए, है ना, जब दौड़ते रहते थे गली में तो पकड़ के 2 बूंद पिला देता था जबरदस्ती, ठीक है, वो लेके आता था, वैक्सीन कैरियर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो था। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, हाँ, केमिकल तुम्हारा सेफ्टी के लिए, और तुम्हारा टॉक्सिसिटी देखने के लिए, है ना, सेफ्टी टेस्टिंग के लिए। अब आ जाओ, ये तो ठीक है, अब ये हो गया। अब आते लास्ट हम लोग इथिकल इशू, क्या बोलते हैं उसको, इसका क्वेश्चन लास्ट में देंगे हम, है ना। इथिकल इशू का मतलब क्या होता है, इथिकल का मतलब कोई समझाओ क्या होता है। अगर ये समझ गए तो पूरा ही हेडिंग समझ जाओगे, मतलब इसके नीचे क्या लिखा हुआ है। इथिकल, किसी को इथिकल प्रॉब्लम है, मतलब
इथिक्स मतलब क्या होता है, इथिकल मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है बताओ। ये इशू क्यों आने लगा, इथिकल इशू? देखो समझो, समझो नहीं पता तुम लोग को तो, इथिकल का मतलब ये होता है कि हर आदमी का, हर ह्यूमन का एक अपना राइट होता है, अपना जीने का, अपना काम करने का, अपना पढ़ाई करने का एक अपना क्या है, अधिकार है। उस अधिकार को अगर कोई छीनता है तुमसे तो उसके अगेंस्ट में तुम कुछ भी कर सकते हो, उस पर केस कर सकते हो। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल, जैसे हमारा गली में डीजे बजाने का तुम्हारा टाइमिंग है 10 बजे तक, लेकिन अगर कोई 12 बजे तक बजा देता है, 11 बजे तक भी बजा देता है, 10:10 तक भी बजा देता है, तब उस पर तुम केस कर सकते हो। और उसको बोलते हैं मानहानि का केस, है ना, कि हमको हार्ट का प्रॉब्लम था और वो डीजे बजाया, ठीक है, हमको दिक्कत हो सकता था, तो उस पर तुम केस कर सकते हो। सरकार जो है एक लिमिट तक रखी है टाइम, कि हाँ 10 बजे तक, और उसमें वॉल्यूम पे लिमिट रखी है। अब किसी को मारना होगा तुमको, अगर मान लिया उसमें अगर इथिकल इशू नहीं लगाया जाए, अगर कानून नहीं लगाया जाए, तो मान लिया तुमको किसी को मारना है, पता चल गया कि हार्ट पेशेंट है, तो अगर वो तलवार और गोली से ना मार के तुम्हारे सामने एक बड़ा डीजे बजा देगा और इतना वॉल्यूम कर देगा कि तुम हार्ट अटैक से मर जाओगे, तो इसको उस पर तुम केस नहीं कर सकते हो। अगर ये कानून नहीं बना रहता तो हम अपना डीजे बजा रहे हैं, तुमको क्या है उससे, बोल सकता है ना। चलो ठीक है, तो वही इथिकल इशू बता रहे हैं, है ना। तो क्या हुआ कि एक लिमिट होता है कि डीजे बजाने का 10 बजे का टाइम है, तो 10 ही बजे तक, 10:05 भी हुआ तो उसको क्या होगा। जैसे रिम्स में क्या हुआ, रिम्स जो हमारा रिम्स पता है ना, रांची में जो है, वहां पे क्या है, स्टूडेंट लोग को बोला गया था कि 10 बजे तक ही बजता है डीजे, है ना। तो रामनवमी उन लोग ये कर रहा था, सेलिब्रेट कर रहा था, तो उन लोग 10:05 तक डीजे बजाया था, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा बजा था। तो कैमरा में डायरेक्टर देख लिया था कि इन लोग का जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा बजा है, 5 लोग को सस्पेंड कर दिया, मतलब 5 लोग को 6 महीना के लिए, जो स्टूडेंट था उसका जो कमेटी का हेड था 5 लोग, वो 5 को सस्पेंड कर दिया। और उसमें स्टूडेंट कुछ नहीं बोल सकता है, क्योंकि जो टाइमिंग था 10 बजे, तो 10 बजे, 10:05 भी होगा तो तुम पे केस हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए ना, क्योंकि बाबू जो रामनवमी में डीजे नहीं बजता है, उसके पीछे ये था कि तुम्हारा डीजे बजने से ही दंगा होता था, क्योंकि डीजे सब बजाता है, बीच में पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, कहीं पे दंगा हो रहा है, किसी को क्या ही पता चलेगा। इतना ज्यादा डीजे लगा देता था, इतना ज्यादा लगा देता है कि बीच में किसी को मार भी दोगे तुम ना, तो जो चिल्लाएगा किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये लगातार देखते गया कि बहुत ज्यादा यहाँ क्राइम बढ़ते जा रहा था, इसीलिए डीजे को बंद किया गया। लेकिन कहाँ मानता है लोग, 4 बजे तो लगा ही देता है, 4-5 बजते बजते सारा कोई डीजे लगा देता है। लास्ट के लास्ट हम लोग रामनवमी में हम रुके थे, तो हमको लगता है 5 बज गया था मेरा, देखे कि सारा कोई डीजे बांध चुका था, तब तक सब डीजे रखता है उन लोग पीछे छुपा करके, ठीक है, नीचे गाड़ी में तुरंत बांध देता है उन लोग। लेकिन वो तुम्हारा अगर उस पर मतलब एक्शन लिया जाए तो वो इलीगल है, वैसे नहीं करना है। तो इथिकल इशू, हम लोग टॉपिक पे आते हैं ना, टॉपिक से भटक रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ इथिकल इशू का मतलब ये है बाबू कि जैसे हम लोग कोई यहाँ पे दवा बना रहे हैं, अब किसी जो गरीब आदमी है उसको मान ले पैसा का जरूरत होता है, तो उसको पकड़ के हम लोग ले आए, ठीक है, कि एक तुम दवा टेस्ट कर दो, ठीक है, तुमको मुंह मांगा पैसा देंगे हम, है ना। तो बेचारा वो गरीब था, उसको पैसा चाहिए था, वो टेस्ट कर लिया और मर भी गया। वो सपोज करो टॉक्सिक रहा तो मर गया, उसको पैसा मिल गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। तो ये गलत है ना, किसी गरीब को पैसे के लिए तुम मार दिए, आदमी है वो। चाहे तुम ये मान लीजिए कि चूहा है, अब चूहा को पकड़ के मारे जा रहे, उसका भी तो एक लाइफ है ना। जैसे हिरन है, हिरन को जो मारा था तुम्हारा सलमान खान, उस पर केस हो गया था, हिरन से क्या मतलब था। लेकिन हाँ, सब पे इथिकल इशू लगा हुआ है कि तुम किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हो। अभी भी तुम अगर किसी पक्षी को भी मार देते हो और उस पर अगर हम केस कर दिए तो तुम पे बहुत बड़ा केस लग जाएगा, बहुत बड़ा एलिगेशन होगा, तुमको जेल हो सकता है बहुत दिन के लिए। तो ये सारे एनिमल पे इथिकल देखा गया
कि लोग पहले क्या हुआ, किसी को भी पकड़ के टेस्ट कर ले रहा था। कुत्ता आया, उसको पानी में मिला के दे दिया दवाई, देखा कुत्ता नहीं मरा तो उसको दवा को मार्केट में बेचने लगा, और मर गया तो दवा को बंद कर दिया वहीं। लेकिन कुत्ता तो मर गया ना, वो फिर से आएगा क्या? नहीं, कुत्ता मर गया तुम्हारे चक्कर में। तो ये एक कमिटी बना गया, पूरे देश में एक कमिटी बना गया जिसका नाम है GEAC। उसका फुल फॉर्म तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। नाम ही इसका अप्रूवल। तुम्हारा एक कमिटी है बाबू बना हुआ पूरे इंडिया में, वो अगर अप्रूवल देता है कि तुम इस चूहा पे अपना दवाई का ट्राई कर सकते हो, तभी तुम कर सकते हो। और अगर बिना अप्रूवल लिए तुम उस दवा को अगर चूहा में डाले तो तुम पे क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा और तुमको जेल हो जाएगा। तो इथिकल इशू में सबसे पहले यही लिखो, इथिकल इशू डालो तुम लोग हेडिंग GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ये वाला लिख लो बस फुल फॉर्म। ये पूछता है कभी, पूछता क्या? बहुत बार पूछा है तुम्हारा, केवल फुल फॉर्म इसका पूछा है, ठीक है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। अब देखो लास्ट में कुछ तुम लोग को बुक में लिखा हुआ है, कुछ कुछ पॉइंट उसको बस याद रखना है। ये वाला जरूरी नहीं है, पहला लिखो तुम लोग लाइन, इसके नीचे लिखो 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया, ठीक है? 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया। 2 लाख कितना जीरो होगा? पक्का ना? तो 2 पे 5 जीरो, ठीक है? वेराइटीज ऑफ राइस इन इंडिया। दूसरा है लिखो बासमती, कुछ कुछ पॉइंट है बस इसके अंदर, क्या क्या इथिकल इशू में क्या क्या था हमारा जो बनाया गया बाद में। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट, बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है लाइन, ठीक है? डिस्टिंक्ट फॉर इट्स एरोमा, ठीक है? एरोमा, एरोमा, एरोमा एंड फ्लेवर, ठीक है? एरोमा एंड फ्लेवर एंड 27 डॉक्यूमेंटेड, एंड 27 documented 27 documented varieties are grown, GROWN, grown in India। अगला लिखो लाइन, इन 1997, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों ये लिखवा रहे हैं, इथिकल इशू क्यों आया इसमें। इन 1997 एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट लिखे, पेटेंट PATENT, अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या होता है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क DE है, ठीक है? ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क ऑफिस। देखो इसका मतलब समझो तुम लोग, हुआ क्या था कि जैसे पहले हमारा क्या था कि हमारे इंडिया में
सबसे ज्यादा अगर वैरायटीज चावल का कहीं पाया जाता है तो वो इंडिया में पाया जाता है। 2 लाख से भी ज्यादा वैरायटीज का चावल का वैरायटीज था हमारे पास इंडिया में, बहुत ज्यादा, ठीक है। और किसी देश में इतना वैरायटीज ऑफ चावल नहीं मिलता है कि बासमती है तो ये अरवा है तो ये तुम्हारा अलग फ्लेवर का है तो गोल्डन है, कुछ भी जितना भी वैरायटीज है 2 लाख से ऊपर वैरायटीज वो कहां मिलता है? इंडिया में। और किसी भी देश में इतना वैरायटीज का चावल नहीं मिलता है। तो क्या हुआ, अमेरिका लोग वाला बहुत चालाक था पहले, शुरू में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो अमेरिकन कंपनी ये सब क्या था, बहुत चालाक था उन लोग। क्या होता था कि पहले जब हमारा देश था वो उतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, बहुत लो फैमिली बिलोंग करता था ना, गरीब लोग था, यहाँ पे बहुत ज्यादा भूखमरी था, उतना लिटरेसी रेट नहीं था हमारा इंडिया का। तो वो लोग आता था टूर पे, जो बाहर का कंपनी जैसे कि तुम्हारा अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भी यूरोप वगैरह वाला हो गया, कि इंडिया में किस लिए आता था? टूर पे आता था वो लोग। और टूर पे आने के बाद क्या होता था कि यहाँ के बहुत सारा चीज को लोग देखते रहता था, उन लोग बहुत चालाक लोग था ना, तो उन लोग यहाँ का देखते रहता था कि यहाँ से क्या बनाया जा सकता है और क्या नया है। इसी तरह से अभी जितना भी दवा आता है बाबू, जो अमेरिका बनाया है या तो तुम्हारा जो ऑस्ट्रेलिया बनाया है, ये सब बहुत अच्छा जो दवा उन लोग देता है, जो भी हम लोग अमेरिकन कंपनी यूज करते हैं, चाहे तुम्हारा वो क्रीम हो, चाहे तुम्हारा हेयर जेल हो, ये सब जो अमेरिकन कंपनी है वो कहीं ना कहीं जितना भी दवा था कहाँ का था? इंडिया का था। अभी भी इतना बहुत सारा जो पौधा है जिससे तुम्हारा दवा बनता है, वो पौधा इंडिया में मिलता है, लेकिन उसका दवा कहां बनता है? अमेरिका में। वो कैसे हुआ? कंपनी उन लोग आता था, ऑस्ट्रेलिया वाला अमेरिका वाले लोग यहाँ इंडिया में टूर के लिए, और जो दादा लोग जो नहीं होता था, जो पहले जो जड़ी बूटी लोग बनाता था, उन लोग से क्या करता था कि उन लोग पूछ लेता था, चीटिंग करता था। उन लोग पूछ के क्या करता था कि जाके अपना कंपनी में यहां से सैंपल ले जाता था और सैंपल लेकर के और अपना देश में उसका दवा बनाता था। और दवा बनाने के बाद क्या करता था, उन लोग पेटेंट करवा लेता था। पेटेंट का मतलब ये होता है कि ऑफिशियली तुम अपना ब्रांड नेम किसी को दे दिए, उसके बाद वो चीज कोई और कंपनी नहीं बना सकता है, और अगर बनाएगा तो तुम्हारा परमिशन चाहिए, और जो कंपनी नया बनाएगा उसको ये देना पड़ेगा, तुम्हारा कमीशन भेजना पड़ेगा उसको। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक है एसी वर्मा, या तो भी कोई भी बुक पढ़ते हो, जैसे MTG, उसको कोई राइटर लिखा है, तो वो राइटर क्या किया, अपने नाम पे उसको पेटेंट करा दिया है। अब कोई भी अगर बुक खरीदेगा या तो फिर नया बुक कोई बनाएगा, छापेगा, तो पहले उसको पैसा भेजता है, उसका 10%, उसका 20% उसको जाएगा, किसको? राइटर को, जो बुक लिखा है। चाहे कहीं भी बुक बने, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बुक बने उसका। तो पेटेंट का मतलब ये हुआ कि हम अपना ऑफिशियल नाम दे दिए उसको, अब वो कोई दूसरा कंपनी अपना नाम नहीं दे सकता उसका। वो है का मतलब है, जैसे अगरबत्ती है, कोई भी चीज है, तुम लोग जो साबुन यूज करते हो, अगरबत्ती यूज करते, एनीथिंग, सबका एक ट्रेडमार्क है, उसका कंपनी पेटेंट करवा लिया है कि वही कंपनी बेच सकता है उसको, और दूसरा कोई बेचेगा तो उसको पैसा देना होगा उसको। तो वही होता था कि अमेरिकन लोग आता था और यहाँ के लोगों को बुद्धू बनाया था, उन लोग बुड़बक बना के चला जाता था, ठीक है। यहाँ से क्या करता था, जड़ी बूटी ले जाता था पूछ करके दादा लोग से, और अपना जा करके क्या, दादा लोग को क्या है, खुश कर देता है, कुछ पैसा दे दिया, कुछ खिला दिया, उन लोग खुश हो गया, सारा प्रोसीजर उन लोग बता देता था। क्योंकि यहाँ का जो लोग गरीब था, उन लोग तो दवा बनाने नहीं जानता था, उन लोग क्या है, केवल पत्ता पीस करके और किसी को पिला दिया तो उससे क्या होता, ठीक हो जाता था। तो वो कंपनी को बता दिया, जो आदमी आया था अमेरिका से, कि सुनिए ना, ये जो इसको पत्ता को पीस के पिलाइएगा ना तो इससे कैंसर ठीक हो जाता है। तो वो तो पकड़ लिया कि अच्छा ये पत्ता से कैंसर ठीक होता है। अब हम लोग तो पीस के उसको पिला रहे थे, अब वही पत्ता को वो ले गया अमेरिका, और अमेरिका में क्या बना दिया, उसका दवा बना दिया, और उसको मेडिकल शॉप में बेचने लगा। अब उसके नाम पे पेटेंट हो गया, अब इंडिया कुछ नहीं कर सकता है। अब इंडिया को अगर दवा खरीदना है तो अमेरिका को पैसा देना होगा बढ़ा करके। तो ये तो चीटिंग है ना, क्योंकि सामान तो हमारे यहाँ का था, तुम केवल जाके दवा बनाए हो अपना कंपनी में और सारा सामान हमारा यूज करके, तो ये गलत था। इसी तरह से क्या किया, वो लोग एक बार टूर पे आया था
और यहाँ के बासमती चावल जो कि पंजाब वगैरह में सबसे फेमस है, जो भी हम लोग खाते हैं, एरोमा एंड फ्लेवर, उसका जो सेंट होता है ना, सुगंध, एरोमा, उसका जो सुगंध होता है बासमती चावल का, वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत, कभी खाए हो तुम लोग बासमती? खाए होगे। बासमती बहुत ज्यादा सुगंधित होता है ना, लंबा लंबा चावल होता है, मस्त एकदम। उसका तुम्हारा बिरयानी वगैरह भी कभी कभी यूज किया जाता है बनाने में, अच्छे अच्छे टाइम। तो वो क्या हुआ था कि उन लोग जो है चुरा करके ले गया था, ठीक है, उस चावल को, उसका बीज जो है, कुछ चावल अमेरिकन कंपनी चुरा के ले गया था, और ले करके जा करके क्या बोला था कि ये जो है वो हमारा पेटेंट करवा दिए, मतलब कि बासमती चावल अब हम लोग बेचेंगे। उगेगा कहां? इंडिया में। उगा कौन रहा है? इंडिया वाला लोग बासमती चावल को, और बेचेगा कौन? अमेरिका वाला। ये चीटिंग है कि नहीं है? उसको इंडिया में बिकना चाहिए, इंडिया वाले लोग बेचना चाहिए, ये पैसा कमाना चाहिए। तो ये गलती हुआ था। तो उन लोग क्या हुआ था कि फिर यहां का इंडियन गवर्नमेंट उससे लड़ाई किया था। किससे? अमेरिकन कंपनी से, कि हम यहां उगाते, आप चोरी करके ले गए बासमती चावल को, ये चीटिंग है। वही इथिकल इशू है, उस पर कानून लगा दिया। फिर अब क्या हुआ कि तुम्हारा उस पर लड़ने के बाद क्या हुआ था, बासमती चावल को फिर वापस लाया गया, अमेरिकन कंपनी से वापस लाया गया। अब जो जितना भी बासमती चावल है, 27 बासमती चावल होता है, 27 टाइप का, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है, वो सारे को इंडिया पहले वापस लाया कंपनी से छीन करके, अमेरिका से, और अपना ट्रेडमार्क दिया, ठीक है, अपना उसमें पेटेंट लगाया कि अब ये कोई भी देश इसको चुरा नहीं सकता है। इसीलिए अब सारे चीज पे लगा दिया है इंडिया, चाहे यहां कोई भी पौधा है, पेड़ है, जिससे दवा बनता है, जैसे नीम है, नीम से बहुत सारा चीज बनता है, बहुत ज्यादा दवा। और अभी भी कितना सारा नीम से जो है दवा जो बनता था, वो बाहर वाला कंपनी चुरा लिया है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। वो लोग क्या करता है, यहां से नीम लेके जाता है, नीम का पत्ता यहां से लेके जाता है, और बाहर से दवा बना के तुमको भेजता है, ठीक है। और वो अगर मान ली इंडिया में 10 रुपया में साबुन मिलता, तो अभी हमको कितना में मिलता है? 30 रुपये में। और वो 20 रुपया किसका फायदा हुआ? अमेरिकन कंपनी को। जबकि हमारे बगल में, घर के बगल में नीम उग रहा है, और साबुन कहां से आ रहा है? अमेरिका से आ रहा है। तो ये गलत है ना। तो यही चीज था कि इस पे इथिकल इशू लगाया गया कि अब कोई भी चोरी करके ले गएगा तो उसको ले नहीं पाएगा, सारे पे पेटेंट लगा दिया अपना इंडिया कंपनी, जो यहाँ का गवर्नमेंट है वो, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए बहुत सारा चीज को वो लोग चुरा लिया। तो यही इसमें था बस, मतलब ओवरऑल समझे ना कि क्या इथिकल इशू चल रहा है, चला था। आ जाओ, एक बायोपेरेसी एक वर्ड है, उसको लिख लो। बायोपेरेसी, पायरेसी, लिखो ये वर्ड बायोपेरेसी क्या होता है, हेडिंग डालो, बायोपायरेसी। लिखो द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस, द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस, क्या हुआ तुम लोग को? द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनी, बाय मल्टीनेशनल कंपनी एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, लिखे द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, लिख लिए, विदाउट प्रॉपर, विदाउट प्रॉपर, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, authorization, authorization from the countries, from the countries, from the countries, from the countries and people, and people concerned,
people concerned without compensatory payment, people without compensatory payment, compensatory payment, compensatory, ये नहीं होगा ना, तो बायोपेरेसी क्या होता है समझो। बायोपेरेसी जो अभी तुम लोग को हम इतना देर से समझा रहे थे, ठीक है, कि कोई भी कंपनी या मल्टीनेशनल जो कंपनीज होता है या कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन जो बिना किसी परमिशन का, इंडिया का बिना परमिशन लिए अगर बासमती चावल को, जैसा अमेरिका कंपनी चुरा के ले गया था, वैसे अगर किसी भी चीज को यहां से बिना यहां का परमिशन का और बिना उसका कंपनसेटरी तुम्हारा पेमेंट, यानी कि उसका पेमेंट जितना होता है, अगर किसी चीज को ले रहे हो तो उसका पेमेंट दोगे ना इंडिया को, और उसका बिना पेमेंट दिए अगर कोई चुरा के ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, समझ में आया? बायोपेरेसी बोलते हैं उसको, कि बिना बोले, बिना ऑथराइजेशन का, बिना प्रॉपर उसका परमिशन लिए उस देश का, जिस देश से तुम ले रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग बायोपेरेसी। ये वर्ड याद रहेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इससे कि बायोपेरेसी क्या होता है। ये 2 नंबर का बायोपेरेसी पूछेगा। 5 नंबर में वो पूछेगा तुम्हारा ट्रांसजेनिक एनिमल, कि सबको लिखो पॉइंट वाइज क्या कॉमन रीजन था कि ट्रांसजेनिक एनिमल को जरूरत पड़ा, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल करने का, ठीक है। ये चैप्टर जो है इतना ही जानना था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। दोनों चैप्टर से एक बार एग्जाम लेंगे, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा होगा, यानी कि थ्योरी भी होगा, मतलब वो सब्जेक्टिव भी होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। यही दोनों चैप्टर से एक बार लेंगे ताकि ये चैप्टर पे तुम लोगों का कमांड हो जाए, ठीक है। बाकी फिर कोशिश करेंगे कि फिर आगे हम लोग कल से शुरू करेंगे तुम्हारा इकोलॉजी। इकोलॉजी का पहला चैप्टर क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे। इसमें किसी को दिक्कत कहीं, ये जो अभी जो पढ़ाए हैं बायोटेक्नोलॉजी में, कहीं भी ऐसा पॉइंट जो सर समझ नहीं आया, इस हेडिंग का मतलब समझाइए। एनसीईआरटी देखें, कुछ छूटा क्या? अगर पीसीआर आया तो क्या लिखोगे तुम लोग? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर पूछा तो क्या लिखोगे? हाँ, देखो पीसीआर जो वहां पढ़ाए हैं ना बाबू, वो पीसीआर जो था वो टेक्निक है एम्पलीफाई करने का, वो भी यहीं भी है। लेकिन पीसीआर पे तुम्हारा नोट्स आएगा, शॉर्ट नोट्स, ठीक है, 3 नंबर का, कि पीसीआर क्या होता है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में कैसे हेल्प करता है, वो बताइए। जैसे वहां एक जो पढ़ाए थे वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट था, कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे करते हैं पीसीआर से। यहां पे पीसीआर को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्यों यूज करते हैं? जैसे एलाइजा हम बताए थे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो डिफिशियंसी जो सॉर्बेंट बताए थे, वो वाला जो बताए थे तुम लोग को, उस टाइप से पूछेगा पीसीआर के बारे में। तो एक काम करो, पीसीआर तुम लोग शॉर्ट नोट्स लिख दो, ठीक है, लिखो, हम बता रहे हैं कैसे लिखना है एग्जाम में। पहले थोड़ा सा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में लिख लेना कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है। तो उसको लिखना कि यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद लिखो सम टेक्निक
हाँ अलग पॉइंट, सम टेक्निक यूज्ड टू अर्ली डिटेक्शन, सम टेक्निक यूज्ड टू अर्ली डिटेक्शन। ठीक है, पहला पीसीआर लिखो, लिखो हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन, हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन और डिजीज और पैथोजेन, और डिजीज और पैथोजेन by the amplification of their nucleic acid, amplification of their nucleic acid। लिखो PCR can amplify nucleic acid, PCR can amplify nucleic acid of pathogens, nucleic acid of pathogens even when their concentration is very low, is very low। This technique can be used for detecting, this technique can be used, this technique can be used for detecting HIV, detecting HIV in a suspected 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 AIDS patient, AIDS, 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 AIDS patient। अगला पॉइंट लिखो जेनेटिक म्यूटेशन, अगला पॉइंट जेनेटिक म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, जेनेटिक म्यूटेशन इन suspected cancer patient and identify genetic disorder, and identify genetic disorder। हो गया, चलो जेनेटिक डिसऑर्डर लिखो। पीसीआर अगर आएगा शॉर्ट नोट्स में लिखने के लिए तो ये लिखोगे, ठीक है। और अगर बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस से पूछे उसमें की टेक्निक बताइए बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस में कि पीसीआर का कितना फेज होता है ना, तो 3 फेज होता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एन एक्सटेंशन, है ना। तो ये 3 होता है, तो वो अलग चीज पूछेगा, वो अलग करके पूछेगा। और ये लिख देगा कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में पीसीआर का क्या रोल है। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया तो इसको लिखोगे। समझ आया? चलो ठीक है, थैंक यू फॉर दैट।